मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ा रही थी। उसमें मैं पढ़ा रही थी आपको पुरातात्विक स्रोत। अपने पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण जो हैं वो हैं अभिलेख। अभिलेखों से हमें उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा मैंने बताया था आपको सिक्कों या मुद्राओं के बारे में कि भिन्न भिन्न शासकों ने किस प्रकार की मुद्राएं चलाईं, सिक्के चलाए, और उन सिक्कों से हमें उनकी व्यक्तिगत अभिरुचि, उनकी संपन्नता, उनका जो राज्य विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक था, बहुत सारी जानकारियाँ हमको उस काल की प्राप्त होती हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी मोहरें, मूर्तियाँ, चित्रकला, शैल चित्र, इन सब के बारे में कि तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्राओं के बारे में। मोहरों के बारे में। प्राचीन काल में हमें बहुत सारी सिंधु सभ्यता से मोहरें प्राप्त हुई हैं। 500 से भी अधिक मोहरें हमको प्राप्त हुई हैं। तो हम देखते हैं कि जो मोहरें हैं वो मिट्टी और धातु दोनों की ही बनती थी। मिट्टी की मोहरें बहुत सारी प्राप्त हुई हैं, और इन मोहरों के ऊपर, मोहरें यानी सील्स, जैसे कोई भी सामान हम इधर उधर ले जाते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है? सील लगती है। तो प्राय इन पर किसी नरेश, सामंत, पदाधिकारी, गण, निगम, व्यापारी अथवा किसी व्यक्ति विशेष के नाम अथवा हस्ताक्षर होते थे। सबसे पुरानी मोहरें हमको सिंधु सरस्वती सभ्यता के विविध स्थलों से प्राप्त हुई हैं, और ये हजारों की संख्या में हैं। तो ये जो मोहरें हमको प्राप्त हुई हैं वे बहुत आकर्षक हैं। श्वेत आकार, हल्की चमकदार सतह के कारण ये मोहरें समकालीन सभ्यता की उत्कृष्ट देन हैं। और ये सारी सब आपको मैंने बताया कि सारी जो मोहरें हैं अधिकतर वो सिंधु सरस्वती सभ्यता के विभिन्न स्थलों से हमको प्राप्त हुई हैं। कुछ मोहरें तो सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में गिनी जाती हैं। अधिकांश मोहरों पर किसी न किसी पशु की आकृति एवं उनकी लिपि में लेख है, जो साधारणतया 3 से 8 अक्षर वाले मिलते हैं। मतलब उन सील के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, 3 अक्षर हैं, कुछ पे 5 अक्षर हैं, कुछ पे 8 अक्षर हैं, ऐसे 3 से 5 अक्षर तक, 3 से 8 अक्षर तक उस पर हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो लेख हैं अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है हम इन्हें पढ़ लें और कुछ नई जानकारी हमारे प्रकाश में आए। तो ये लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं। और इन मोहरों का जो प्रयोग था वो पत्र या पार्सल पर छाप लगाने के लिए किया जाता था। सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली जो मोहर हमको प्राप्त हुई है वो पशुपति मोहर है। उस पर शिव का, पशुपति नाथ का चित्र बना हुआ है, और इसी को भारतीय परंपरा में शिव का पहला प्रमाण माना गया है। तो इन सील से हमें क्या पता चला? वहाँ की जो धार्मिक स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ये तो मैंने बात की आद्य ऐतिहासिक काल की, सिंधु सभ्यता काल की। इसके बाद ऐतिहासिक युग में हम प्रवेश करते हैं। तो ऐतिहासिक युग में भी हम देखें मोहरों का बहुत अधिक प्रचलन रहा।
अनेक संग्रहालयों में आज भी बहुसंख्यक प्राचीन मोहरें देखी जा सकती हैं। बहुतों पर अभिलेख भी मिले हैं, जैसे बसाड़ जो प्राचीन वैशाली जिसको कहा जाता था, उससे 274 मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनसे चौथी शताब्दी ईस्वी में एक ऐसी श्रेणी की जानकारी होती है। श्रेणी यानी श्रेणियाँ किसको कहते थे? व्यापारिक संगठनों को, उनकी एक श्रेणी बनाई जाती थी। तो उनको हम श्रेणी कहते थे। और जैसे साहूकार, व्यापारी और माल ढोने वाले सभी प्रकार के सदस्य इन श्रेणियों के सदस्य होते थे। और जो मोहरें हैं वो माल के लाने या ले जाने पर लगाई जाती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहरें भारतीय इतिहास निर्माण में बहुत अधिक हमारी सहायता करती हैं। इसके बाद हम आते हैं मूर्तियाँ, शैल चित्र एवं चित्रकला। विविध क्षेत्रों से प्राप्त प्राचीन काल की धातु मूर्तियाँ, पाषाण मूर्तियों और मिट्टी की मूर्तियों से न केवल कला के विकास के विभिन्न सोपानों की जानकारी मिलती है, बल्कि तत्कालीन धर्म, संस्कृति, आभूषण, परिधान आदि के बारे में भी हमको महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सिंधु सभ्यता के स्थलों से बहुत सारी हमें मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सका कि उस काल में मातृ देवी या शक्ति की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित या योगी की मूर्ति में अनेक विद्वान निवृत्ति मार्गी परंपरा का आरंभिक बिंदु देखते हैं। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो से हमें एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो बहुत प्रसिद्ध है। तो सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों से भी बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नारियों की मृणमयी मूर्तियों से तत्कालीन आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र परिधान आदि के बारे में हमको बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल में हम देखें तो मूर्ति शिल्प में यक्ष और यक्षिणियों की बड़ी सजीव और सुंदर मूर्तियां मिली हैं, जिनसे प्रचलित लोक धर्म का संकेत प्राप्त होता है। शुंग सातवाहन काल और कुषाण काल में हम देखते हैं कि मूर्तिकला की दो प्रमुख शैलियों का विकास हुआ, एक मथुरा शैली और दूसरा गांधार शैली। मथुरा शैली के मथुरा शैली जो है वो बहुत सजीव, उसकी में जो मूर्तियाँ बनी वो बहुत सजीवता है उसमें और स्वदेशी हैं। उनके विषय वस्तु जो है वो स्वदेशी है। जबकि गांधार शैली में हम देखते हैं कि ये यूनानी प्रभाव के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। और इस समय की जो गांधार और मथुरा हैं, ये कुषाण काल में दोनों ही मूर्तियों के केंद्र बने रहे। बहुत अधिक मूर्तियाँ बुद्ध की, बोधिसत्वों की मूर्तियाँ यहाँ से हमको प्राप्त हुई हैं। तो इसके बाद हम गुप्त काल पे आते हैं। तो गुप्त काल की मूर्तियाँ जो हैं वो भी अपनी मौलिकता और सजीवता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस समय की विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा और अन्य देवी देवताओं, बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वरों की अनेक सुंदर मूर्तियाँ हमको प्राप्त हुई हैं। सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति आध्यात्मिक चेतना का श्रेष्ठ उदाहरण है।
इसी प्रकार से चोल काल में बनी नटराज की कांस्य प्रतिमा भी कला के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक है। ये तो हुई मूर्तियों की बात। अब हम शैल चित्रों पे आते हैं। प्राचीन काल में शैल चित्रों का भी अपना विशिष्ट स्थान है। पिछले वर्षों में भारत में बहुत अधिक अनुसंधान कार्य किए गए और भारत शैलचित्र धरोहर के क्षेत्र में विश्व के 3 संपन्नतम देशों में से एक है। अन्य 2 देश, एक ऑस्ट्रेलिया और एक दक्षिण अफ्रीका है। शैल चित्रों में हमको प्रागैतिहासिक काल से लेकर आरंभिक ऐतिहासिक युग तक के मानव के तत्कालीन जीवन के परिवेश की स्फुट एवं अस्फुट झांकियाँ देखने को मिलती हैं। भारत में शैल चित्र वीथिकाओं के लगभग 500 समूह ज्ञात हैं। एक समूह में लगभग 10 से 100 तक चित्रित शैलाश्रय हमको प्राप्त होते हैं। जो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक, पश्चिम में बाड़मेर व जोधपुर से लेकर पूर्व में मणिपुर तक फैले हुए हैं। विंध्य क्षेत्र एवं चंबल घाटी रंग से बने शैल चित्रों की दृष्टि से बहुत अधिक संपन्न है। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट स्थित भीमबेटका नामक स्थल वस्तुतः शैल चित्रों का खजाना है। भीमबेटका से हमको प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आरंभिक ऐतिहासिक युग तक के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन जो शैल चित्र हैं वो हमको भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय शैल चित्रों के विकास को 3 युगों में इतिहासकारों ने बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। इस युग में जो हमें चित्र उपलब्ध होते हैं उसमें जैसे कलात्मक जटिल अल्पना के चित्र, ऊर्जावान चपल पशु, शिकार और धनुर्धर, नृत्य एवं शिकार के दृश्य। ताम्र पाषाणिक जो शैल चित्र हैं उसमें है कुकुदमान वृषभ के चित्र, पशुपालन के दृश्य, रथ एवं परशु हाथ में लिए हुए रथी के चित्र। इसके बाद है तीसरा ऐतिहासिक शैल चित्र। ये इस काल के चित्र जो थे मुख्यतः मौर्य काल से पूर्व के और मौर्यकालीन हैं। यह वो समय था जब मानव शैलाश्रियों की दुनिया को छोड़ने की तैयारी में था और इस काल के चित्रित शैलाश्रों में ब्राह्मी लिपि में लाल रंग से लिखे अभिलेख एवं बौद्ध प्रतीक जैसे धर्म चक्र, बोधि वृक्ष आदि प्राप्त होते हैं। राजस्थान भी शैल चित्रों की दृष्टि से बहुत संपन्न रहा है। उत्तरी राजस्थान में शैल कला से संबंधित 22 पुरास्थलों की पहचान की गई है। बैराट क्षेत्र जो विराटनगर जयपुर के पास वहाँ पर तो शैल कला युक्त शैलाश्रयों का भंडार है। इस क्षेत्र में भीम डूंगरी, बीजक की डूंगरी, गणेश डूंगरी, पापड़ा की डूंगरी लगभग 250 शैलाश्रयों में शैल कला के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। शैल चित्रों के पश्चात हम देखते हैं चित्रकला की भी शास्त्रीय परंपरा यहाँ विकसित हुई और दूसरी ओर सहज स्फूर्त जनजातीय और लोक परंपरा। प्राचीन काल में चित्रकला वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी और उसका शास्त्रीय पद्धति से अध्ययन अध्यापन होता था। प्राचीन भारत के इतिहास में चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता से हमको प्राप्त हुए हैं। अजंता के चित्र बहुत ही वास्तविक, सजीव और प्रभावोत्पादक हैं। इनमें मानवीय संवेदनाओं का बड़ा सशक्त, भावप्रवण और अद्वितीय चित्रण है।
अजंता के सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, अपने बालक के साथ अंध तपस्वी माता पिता, राजा द्वारा पैरों में पड़ी स्त्री को दंड देना, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का यशोधरा और राहुल से मिलन। तो ये थी मूर्तियाँ, शैल चित्रकला और शैल कला। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इससे आगे के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में